मकदम है आप सभी का प्राइम डिबेट में। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। 11 दिसंबर को नतीजे आ चुके हैं। 3 राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है, लेकिन आज 13 दिसंबर की रोज रात के 9 बज चुके हैं, लेकिन अभी तक कांग्रेस पार्टी यह तय नहीं कर पाई है कि इन तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी कौन संभालेगा। छत्तीसगढ़, जहां पर पूर्ण बहुमत से सरकार बनने जा रही है कांग्रेस पार्टी की, जबरदस्त प्रचंड बहुमत के साथ, वहां पर भी अभी नाम तय नहीं हो पाया है। और सबसे ज्यादा दिलचस्प मुकाबला चल रहा है राजस्थान में और मध्य प्रदेश में, जहां पर दोनों अलग अलग राज्यों के 2 दिग्गजों के बीच पेच फंसा हुआ है। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ की आपसी रस्साकशी साफ नजर आ रही है। दोनों में से कोई भी नेता नहीं चाहता मुख्यमंत्री पद का छोड़ना, इसलिए पुरजोर कोशिश की जा रही है आलाकमान पर दबाव डालने की, जो कि साफ नजर आ रहा है। अब से थोड़ी देर पहले राहुल गांधी ने एक फोटो ट्वीट की है, जिसमें वो ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। फोटो के जरिए बताने की कोशिश यह की गई है कि कोई रस्साकशी नहीं है, किसी तरह की कोई नाराजगी नहीं है। लेकिन नाराजगी कितनी है, ये जो सपोर्टर्स हैं दोनों नेताओं के, उनके नजरिए से साफ जाहिर हो रहा है। दोनों ही बड़े नेताओं के सपोर्टर्स अपने अपने नेताओं के पक्ष में पूरी तरह से लामबंद हो चुके हैं। राजस्थान का अगर जिक्र करें तो वहां पर यही हाल अशोक गहलोत और सचिन पायलट के समर्थकों के बीच देखा जा रहा है। लेकिन मध्य प्रदेश में जितने कार्यकर्ताओं की नाराजगी नजर आ रही है और दबाव बनाते हुए जो कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा हालात जो हैं वो राजस्थान के खराब हो रहे हैं। क्योंकि राजस्थान में सचिन पायलट के समर्थक सड़कों पर उतर आए हैं, कई जगह हाईवे जैम कर दिया गया है, कुछ जगहों पर आगजनी भी की गई है और टायर जलाकर समर्थक बैठ गए हैं और कह रहे हैं कि सचिन पायलट का नाम जब तक घोषित नहीं कर दिया जाता तब तक हम यहां से हटेंगे नहीं। दूसरी तरफ बीजेपी में हार पर मंथन चल रहा है और जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर यह हार किस वजह से हुई। छत्तीसगढ़ में बंपर जीत हुई है कांग्रेस पार्टी की कहा जा सकता है, लेकिन राजस्थान और मध्य प्रदेश में के नतीजों पर अगर आप नजर डालें तो बीजेपी का प्रदर्शन, बीजेपी की परफॉर्मेंस उतनी खराब नहीं रही है। तो कुल मिलाकर आज कांग्रेस में सीएम पर तकरार और मंथन में बीजेपी की क्यों हुई हार, इसी पर हम करेंगे बात। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जयपुर में और भोपाल में अपने अपने नेताओं के पक्ष में समर्थक आज लामबंदी करते हुए नजर आए। वो कह क्या रहे हैं, क्या माहौल है वहां पर, जरा सुन लेते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं बहस। देखिए, सचिन पायलट एक यूथ के आइकॉन है और राजस्थान के, जब राजस्थान में चुनाव का अलायंस हुआ था तो वो मुख्यमंत्री का चेहरे थे और आज हमारे साथ ये धोखा हो रहा है कि मुख्यमंत्री का नाम किसी और का दे रहे हैं। हमको केवल सचिन पायलट चाहिए। राजस्थान में उन्होंने बहुत मेहनत करी है, लाठी डंडे खाए हैं, पब्लिक के काम किए हैं और पब्लिक के लिए वो हरदम खड़े मिले हैं राजस्थान। हम देखो सचिन, हम सचिन के समर्थक है और हम चाहते हैं सचिन एक आइकॉन है युवाओं का और सचिन को प्रदेश का, राजस्थान का सीएम बनना चाहिए और गहलोत जी को सेंटर में जाना चाहिए। और ये राहुल गांधी जी की भी पसंद सचिन पायलट ही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, लाखों युवाओं की मांग है, पूरा मध्य प्रदेश का युवा चाहता है कि सिंधिया जी को मुख्यमंत्री बनाया जाए। सिंधिया जी को सीएम देखना चाहते हैं। कार्यकर्ताओं में कहना चाहूंगा कि सब लोग शांति बना रखें, कोई ग्रुप पॉलिटिक्स की बात नहीं होनी चाहिए। आज पार्टी को जरूरत है कार्यकर्ताओं की, और कार्यकर्ताओं के बारे में राहुल गांधी जी जो उनको शाबाशी दी है, जो उनको हौसला अफजाई करी है, वो तारीफ के काबिल है। ये पूरे 3 राज्यों में, बल्कि 5 राज्यों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस बार एकजुटता का परिचय दिया, वो बधाई के पात्र हैं। हम भी उनको बधाई देना चाहेंगे। अपील करेंगे आप लोग शांति बना रखें, सब फैसले ढंग से हो जाएंगे और जब फैसला एक बार होगा तो सबको मान्य होगा, ये आप दिमाग में रखें। तो जो आला कमान फैसला करेगा वो सबको मान्य होगा, लेकिन आला कमान अभी तक फैसला कर क्यों नहीं पा रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। और यही सवाल इस बात को भी जन्म दे रहा है कि आखिर दिक्कत कहां पर है, पेंच कहां पर फंसा हुआ है। क्या दोनों नेता दोनों ही राज्यों में अपनी उम्मीदवारी वापस नहीं लेना चाह रहे और दोनों ही मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं? इस मसले पर पेंच फंसा हुआ है क्या? क्योंकि यह बात भी साफ कर दी गई है कि सीएम डिप्टी सीएम का जो फॉर्मूला दिया जा रहा था वो मुमकिन नहीं है। इससे यह भी साबित होता है कि कोई भी नेता
चाहे वो मध्य प्रदेश हो या राजस्थान हो, कोई भी नेता डिप्टी सीएम पर मानने के लिए राजी नहीं है। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ राधिका खेड़ा है, कांग्रेस पार्टी की नेशनल स्पोक्सपर्सन, सुनील साजन समाजवादी पार्टी के स्पोक्सपर्सन हमारे साथ मौजूद हैं, अमीर हैदर जैदी साहब सीनियर लीडर सीपीआई के हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोफेसर देवराज सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, दलित चिंतक हैं। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बीजेपी की हार की क्या वजह रही, सवर्ण दलित कॉम्बिनेशन जो था उसने कितना असर डाला। डॉक्टर एच.एस. रावत हमारे साथ जुड़ गए हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं, वो भी अपनी राय रखेंगे। और थोड़ी देर में शाइना एनसी आपको स्क्रीन पर नजर आएंगी, भारतीय जनता पार्टी की नेशनल स्पोक्सपर्सन। राधिका, पेच कहां फंसा हुआ है? रस्सा कशी तो इस हद तक हो गई है कि दोनों के समर्थक सड़क पर आ गए हैं, पुलिस फोर्स लगानी पड़ी है कि कहीं हल्ला गुल्ला इतना ना हो जाए कि कानून व्यवस्था को संभालने में मुश्किल आ जाए। ऐसे हालात क्यों बन गए? देखिए, जो सपोर्टर्स हैं वो बहुत इमोशनल हैं, क्योंकि इतनी मेहनत सभी ने करी है और सबके लिए सर्वप्रिय कांग्रेस पार्टी ही है, और ये मैं आपको दावे से कह सकती हूँ। लेकिन हर इंसान इमोशनल हो जाता है, किसी के साथ लगाव ज्यादा हो जाता है, साथ जुड़ के काम किया है इतने महीनों से। इमोशनल होना तो ठीक है, यहाँ तो उग्र होते हुए नजर आ रहे हैं ना समर्थक, तो कभी-कभी राजस्थान में देखिए, जब इंसान बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है, बहुत ज्यादा भावुक हो जाता है, तो कभी-कभी चीजों कुछ उसमें ऐसी चीजें हो जाती हैं जो हाथ से निकल जाती है। लेकिन हमारे जितने भी लीडर्स हैं, चाहे वो राजस्थान के लीडर हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश के लीडर हैं, सिंधिया जी हो, कमलनाथ जी हो, अशोक गहलोत जी हो, सचिन पायलट जी हो, सबने जाके अपने समर्थकों से कहा है कि थोड़ा शांति रखिए, शांति से काम लीजिए और थोड़ा एहतियात बरतिए। अब हो रहा है, उसको हम काबू करने की कोशिश करें, और उसको किया भी है। जहां जहां ऐसी सिचुएशन आई उसको थामने की कोशिश करिए। और बहुत थोड़ी देर की बात है, अब तो बहुत जल्द मुख्यमंत्री कौन रहेंगे ये भी सामने आ जाएगा। लेकिन ये चीज देखिए, इमोशंस पे तो हम किसी की कंट्रोल नहीं कर सकते। इतना प्यार है और इतनी मेहनत के बाद कांग्रेस पार्टी आई है, तो जाहिर सी बात है थोड़ा इमोशन। नहीं, तो ये रस्सा कशी जो नजर आ रही है, ये कहीं ना कहीं पार्टी की इमेज को डाउन कर रही है ना, पार्टी की इमेज खराब कर रही है ना, कि भाई कांग्रेस पार्टी तय नहीं कर पा रही है कि मुख्यमंत्री बनाना किसको है। दूसरा सवाल यह भी उठ जाता है कि क्या जीत जो थी वो पक्की नहीं थी? क्या कांग्रेस पार्टी ने भी तय करके नहीं रखा था कि जीत जाएंगे तो किसको मुख्यमंत्री बनाना? समीर जी, पिछले 4-4.5 साल से, जब से भारतीय जनता पार्टी सेंटर में आई है और कुछ स्टेट्स उन्होंने जीते हैं, वो बात बात पे 60 साल पे जाते हैं। लेकिन मैं सिर्फ कुछ साल पीछे जाऊंगी और उत्तर प्रदेश में जाऊंगी। मार्च 11 को उत्तर प्रदेश चुनाव का रिजल्ट आया था, और उस रिजल्ट आने के बाद एक नेता भी थे उत्तर प्रदेश के हैं जिनको सिक्योरिटी भी दे दी गई थी, जो सीएम की सिक्योरिटी होती है, सब तय हो गया था। एकदम से 7 दिन बाद 18 मार्च को 7 दिन लगे, 7 दिन तक उत्तर प्रदेश जैसा इतना बड़ा स्टेट बिना मुख्यमंत्री के था। 18 तारीख को एकदम से अजय सिंह जी बिष्ट आते हैं और उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। उस 8 दिन के बीच में, माफ कीजिएगा, लेकिन ना किसी जर्नलिस्ट ने, ना किसी चैनल ने यह सवाल पूछा कि 8 दिन तक क्यों मुख्यमंत्री। मैं बताता हूं, इसलिए नहीं पूछा राधिका, क्योंकि कहीं पर कोई हंगामा नहीं हुआ। बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के वर्कर्स हर जगह डिसिप्लिन नजर आए। यहाँ पर वो डिसिप्लिन खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए सवाल उठ रहे हैं। वहां पे तो सब एक मुख्यमंत्री समझ चुके थे, एक मुख्यमंत्री बन चुके थे। सडनली एक पैराशूट से आए अजय सिंह बिष्ट जी और वो बन गए मुख्यमंत्री। किसी को नहीं पता कि किससे चर्चा करी। और सबसे बड़ा अंतर लेकिन वहां पर मनोज सिन्हा के समर्थक सड़कों पर नहीं आ गए ना। बड़ा अंतर कि आपने क्यों नहीं बनने दिया? पार्टी में ये है कि कांग्रेस पार्टी का चाहे कार्यकर्ता हो, जिससे राहुल गांधी जी ने चर्चा करी है, चाहे हमारे एमएलए हो जो जीत के आए हैं, वो तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा। हम अपने कार्यकर्ता से पूछते हैं, उनकी राय लेते हैं, उनका जो आज इमोशनल आउटबर्स्ट है उसको भी मद्देनजर में रख रहे हैं। हमारे लिए अपना कार्यकर्ता सर्वप्रिय है और रहेगा, और यही अंतर है दोनों में। ठीक है, सुनील साजन साहब, अंतर आपको नजर आ रहा है? ये आपको लग रहा है कि जिस तरह का हंगामा हमें देखने को मिल रहा है खासतौर पर राजस्थान में, और जिस तरह दोनों ही नेताओं की टसल सामने आ रही है कि दोनों ही मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हैं दोनों राज्यों में, उससे क्या किरकिरी हो रही है पार्टी की या नहीं हो रही? देखिए समीर भाई, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ने विधायकों को चुना है और विधायक अपना मुख्यमंत्री चुनते हैं, लेकिन अगर विधायकों के बीच बात नहीं बन पा रही है तो स्वाभाविक है सभी दलों में हाई कमान के पास चीजें सौंप दी जाती हैं, जिम्मेदारी सौंप दी जाती है और हाई कमान तय करता है। हाँ, जहां तक आपने सवाल किया, क्योंकि सड़कों पर लोग नहीं दिखे इसलिए बहस दोबारा नहीं हुई। दूसरे प्रदेशों में या भारतीय जनता पार्टी ने जहां जहां अपना मुख्यमंत्री तय किया,
तो मैं इससे पहले भी एक डिबेट में था, वहां भी मैंने कांग्रेस के प्रवक्ता से अनुरोध किया कि आप जांच करा लीजिए, ये जो आगजनी तोड़फोड़ कर रहे हैं ये कांग्रेसी ही हैं या बजरंग दल के हैं, विश्व हिंदू परिषद के हैं, युवा मोर्चा के हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हारी है तो कहीं ना कहीं बौखलाहट उनमें होगी। तो कहीं ना कहीं वो साजिश तो नहीं कर रहे हैं बुलंदशहर की तरह। बुलंदशहर में भी साफ हो गया कि कौन लोग दंगा करते हैं, कौन लोग आग लगाते हैं, कौन लोग इंस्पेक्टर को मारते हैं। तो ये भी जांच का विषय है, क्योंकि कानून व्यवस्था किसी को भी अधिकार नहीं हाथ में लेने की। और मैं फिर कह रहा हूं कि ये पार्टी हाईकमान जल्द ही ले लेगा, ये कांग्रेस का अपना अंदरूनी मामला है। हम आप समीर भाई इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि अंदर का मामला बाहर आया है, क्योंकि अंदर का मामला सड़कों पर आया है और हाईवे जाम हुए हैं, तोड़फोड़ हुई है। तो इसमें कांग्रेस की बड़ी जिम्मेदारी है कि अपने कार्यकर्ताओं से अपील करें और नजर रखें कि कहीं भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद के लोग उनके साथ शामिल होकर के, क्योंकि ये लोग जो वादा करके आए थे समीर भाई 2014 में, वो किसान के नाम पे काम नहीं किया, नौजवान के नाम पे काम नहीं किया, ना गंगा माता पे काम किया, ना गाय माता पे, ना भारत माता को सुरक्षित रखा। आज भारत माता, क्योंकि जब किसान रो रहा, नौजवान रो रहा, तो भारत माता कैसे खुश हो सकती है। तो ये इन लोगों के पास अब केवल एक ही रास्ता बचा है, आरएसएस और बीजेपी के पास, कि जात के नाम पे, धर्म के नाम पर कहां तोड़फोड़ कराएं, कहां दंगा कराएं। तो कांग्रेस जीती है, लेकिन जीते जीते जिम्मेदारी है कि वो कानून व्यवस्था को देखे, और अगर जनता ने आपको जिताया है तो कांग्रेस जल्द ही उन प्रदेशों में मुख्यमंत्री का चेहरा दे। ठीक है, डॉक्टर एच.एस. रावत हमारे साथ मौजूद है। रावत साहब, चर्चा इस बात पर भी हो रही है कि बीजेपी की हार की वजह क्या रही। आपके हिसाब से जितना इन चुनावों में धर्म को तरजीह दी गई, हनुमान जी तक आ गए और मंदिर मुद्दा भी छाया रहा, उसको भी गरमाने की जमकर कोशिश की गई, असर क्यों नहीं होता हुआ दिखाई दिया इस बार? 2018 का भारत बदला हुआ भारत है क्या? अब जैसे एक एग्जाम्पल आपको दे देता हूं, अलवर, जिसको फर्जी गौरक्षा का हब माना गया एक तरीके से, वहां पर 9 सीटों से घटकर बीजेपी 2 पर सिमट गई जी। यानी क्या लोग ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि अब ये सब चलेगा नहीं, और अगर आप गाय के नाम पर, गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी करेंगे तो जिस भी पार्टी की सरकार होगी उसे सबक सिखाया जाएगा। देखिए समीर भाई, आप ही के चैनल पर एक बार ब्रेकिंग न्यूज चली थी। जब मैंने कहा था, बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हुए थे, मैंने उनको कहा था कि देखिए, आप मंदिर के मुद्दे को मत भूलिए और आप ये कश्मीर के मुद्दे को मत भूलिए, हिंदुत्व को मत भूलिए, नहीं तो आने वाला समय आपके लिए बड़ा नुकसानदायक होगा। और मुझे लगता है कि शायद नवीन जी उस समय रहे होंगे और बड़े वो बौखला गए थे मेरे ऊपर। इसमें गौ का मामला, अखलाक का मामला, ये कुछ मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि कांग्रेस चुपचाप बैठी रही, वो इस इंतजार में थी कि भारतीय जनता पार्टी गलती कर रही है, गलती पे गलती कर रही है और उसको कैश किया जाए। और मंदिर के मामले को लेकर के जब इनको लगा कि हिंदू बौखला गया, हिंदू में कहीं ना कहीं हड़बड़ी है, उन्होंने चुपचाप राहुल गांधी ने चुपचाप थोड़ा सा सॉफ्ट लेकर के हिंदुत्व को लेकर के अपनी तरफ उनको खींच लिया और भारतीय जनता पार्टी को चितपट होना पड़ा। इसलिए यहां पर मुद्दा था हिंदुओं के लिए 4.5 साल में कुछ काम ना करना। और मैं बार बार आप ही के साथ डिबेट में बोलता रहा कि ये इनको बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसमें ये छोटी मोटी बातें ध्यान रखने की बात नहीं है, बात था बड़ा मुद्दा। बड़े मुद्दे में था धर्म का मामला कि भाई उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है और वहां पर केंद्र में पूरा बहुमत देने के बाद भी अगर आप ये कहते हो भाई सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो आएगा वही माना जाएगा, तो ये जो चीज है ना, यहां पर ये जो गलतियां की छोटी छोटी, एक रात के अंदर आप नोटबंदी बदल सकते हो, कर सकते हो, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी तो आपको कुछ करना चाहिए था। SC/ST कानून पर आप कर सकते हो। तो हिंदुओं के दिमाग में बात आ गई और थोड़ा सा उनको कहीं ना कहीं और जैसे कहते हैं ना, माचिस की तिल्ली लगा दी राहुल गांधी ने, तो वो काम कर गया। ये इसका मुख्य कारण। रावत साहब, ये बताइए कि जो कोर हिंदू वोटर जो है वो देश का, वो क्या प्रभावित हो रहा है? क्या कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से थोड़ा अपना मिजाज बदला है, जिस तरह से वो अपना डीएनए बताने लगे कि हमारा डीएनए ब्राह्मण वाला है, जिस तरह से राहुल गांधी ने अपना गोत्र बताया, जिस तरह से उन्होंने मंदिरों के दर्शन शुरू किए, इससे वाकई माहौल बदला है क्या? और इसका पॉजिटिव असर पड़ रहा है क्या कांग्रेस पार्टी पर? उन्हें फायदा हो रहा है इसका? रावत साहब, आप ही से सवाल था।
चलिए, लग रहा है कुछ प्रॉब्लम हो गई है, आपको मेरी आवाज नहीं मिल रही है, आवाज आपको नहीं मिल रही है। प्रोफेसर देवराज सिंह, ये एक बड़ा फैक्टर यह भी कहा जा रहा है कि भाई सवर्णों ने इस बार मध्य प्रदेश में और राजस्थान में जमकर बीजेपी के खिलाफ वोट करने की ठान ली थी, क्योंकि SC ST एक्ट में जिस तरह से बदलाव किए गए, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटते हुए उसे मजबूत बनाने की कोशिश की गई, SC ST जो इतना बड़ा आंदोलन हुआ उसके दबाव में उसका कहीं ना कहीं असर पड़ा है। बहुत सारे सवर्ण संगठन ऐसे थे जिन्होंने खुलेआम यह ऐलान कर दिया था कि भाई हम नोटा दबा देंगे लेकिन इस बार बीजेपी को वोट नहीं देंगे, हैं बीजेपी के वोटर ही लेकिन हम इस बार नोटा दबा देंगे। और आप देखिए कि नोटा वोटों की संख्या इस बार काफी ज्यादा है, जबकि जीत और हार का अंतर बहुत कम है। मध्य प्रदेश में तो अगर वोट परसेंटेज देखें तो बीजेपी का ज्यादा है, कांग्रेस का कम है। आप मानते हैं कि ये एक बड़ा फैक्टर साबित हुआ क्या इस बार? देखिए, ये फैक्टर पहले से भी है। जहां तक सवर्ण वोट की बात है, हाँ, तो कितना परसेंटेज सवर्ण वोट है बीजेपी में भी है, कांग्रेस में भी है, तो क्या वही वोटर है सभी जगह डिसाइड फैक्टर करता है? अदर जो वोट बैंक है वो कोई फैक्टर ही नहीं है क्या? तो एक तो ये प्रश्न है, मैं इसको प्रश्न ही कहता हूं। ये जो वोट है, वोट का जो इधर से उधर हो रहा है उसका ज्यादा अंतर नहीं आ रहा है। हाँ, ये जो मुद्दे थे और चुनाव के अंतर में आपको दिख रहा है कि कितने लोग, किस पार्टी को कितना परसेंट वोट मिल रहा है। लेकिन यहां पर जो विषय जो है महत्वपूर्ण वो ये है कि जो यहां पर मैं सवर्ण की बात कर रहा हूं, सवर्ण की आप बात कर रहे हैं, सवर्ण वोट इतना होशियार है कि वो वोट बीजेपी को छोड़कर नहीं जाएगा, उसका जो ट्रेडिशनल वोट है किसी के हम मानते हैं। और इस स्थिति में कुछ वोट हो सकता है गया हो। इस स्थिति कांग्रेस ने भी अपना स्टैंड लिया उस दौरान, चुनाव से पहले भी। और इसके साथ ही साथ जैसे मध्य प्रदेश में करीब 1.5% वोट जो है वो नोटा को पड़ा, 5.25 लाख वोट पड़ा। अब जाहिर है अगर ये नोटा को ना पढ़कर बीजेपी के खाते में जाता तो तस्वीर उलट जाती ना। फिर देखिए, ये तस्वीर और ज्यादा उलट जाती अगर कांग्रेस के साथ बीएसपी हो जाती है, तो फिर बीजेपी को कुछ बचता ही नहीं। तो स्थिति ये भी है कि कांग्रेस कितनी यहाँ पर कमजोर जो हुई है वो बीएसपी की वजह से हो रही है, क्योंकि बीएसपी का जो वोट बैंक है वही कांग्रेस का रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो फायदा है इसका बीजेपी को ही मिला है। तो इस स्थिति में अभी जो अंतर आ रहा है और अंतर जो स्ट्रेटजी जो बीजेपी ने, यहाँ पर क्या हो रहा है, बीजेपी कांग्रेस की तरफ जाना चाह रही है, कांग्रेस बीजेपी की स्ट्रेटजी को उठाना चाह रही है। जो मुद्दे होते थे उन मुद्दों को बीजेपी कांग्रेस के ले रही है, कांग्रेस का बीजेपी ले रही है, आइडियल भी ले रही है। तो ये एक चेंज आ रहा है इंडियन पॉलिटिक्स में। हाँ। दूसरा ये आ रहा है कि अभी तक इस इलेक्शन से पहले जितने भी अलाइन बनते थे, कोई सेकुलर अलाइन बन रहा है, कोई नॉन सेकुलर बन रहा है, तो उस तरह का अब अलाइन सेकुलर के नाम पर अब देश की राजनीति नहीं हो रही है जो आज तक राजनीति होती थी। तो सभी लोग अब धर्म की बात कर रहे हैं। जो भी शुरुआत हो रही है किसी भी पार्टी की, तो वो एक धर्म को जोड़कर उसे लेकर सभी पार्टियां हिंदुइज्म की पॉलिटिक्स कर रही हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं? यही मैं कहना चाह रहा हूं, यही चल रहा है। तो यही चल रहा है। तो अब ये पार्टियां, यानी उसी बात को मैं कह रहा हूं, जो उनके मुद्दे थे, जो उनकी आइडियोलॉजी थी, उससे भी हटकर जो उस तरह से पार्टियां अपना चुनाव जीतने के लिए स्ट्रेटजी बना रही है। ठीक है, साथी साहब मानते हैं आप ये फ्लेवर ऑफ द सीजन जो है वो हिंदुत्व है? देखो समीर भाई, देश और प्रदेश की जनता से अगर आप बात करेंगे तो वो कांग्रेस की जीत से नहीं, बीजेपी की हार से खुश है। तो इसका मतलब ये कि कांग्रेस का जो एजेंडा है, जो कांग्रेस की नीतियां हैं, वो भी जनता स्वीकार नहीं कर रही है। करती तो कुछ और दिशा और कुछ और जनाधार जनादेश होता, समझ गए, और बीजेपी वाला एजेंडा भी स्वीकार्य नहीं है। इसमें मैं एक चीज आपको बता देता हूं, गिलहरी और चालाक कव्वे की आपस में दोस्ती हो गई। चालाक कव्वे ने गिलहरी से कहा चलो मिलके खेती करेंगे। अब जब सारे काम हुए, गिलहरी बेचारी खेत जोतने जाती, कव्वा बैठा रहता। बीज बोने जाती, कव्वा बैठा रहता। जब फसल पक जाती तो कव्वा जाके फसल काट लाता, काटने चला जाता, गिलहरी देखती रह जाती। मसला यहां सिर्फ ये हो रहा है, गिलहरी कौन है, कौवा कौन है, ये तो बताइए। सुन लीजिए, दलित आंदोलन किसने किया? किसान आंदोलन क्या था? अब देख लीजिए, जमीन कौन तैयार कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। और जब मौका आया तो गिलहरी बेचारी देखती रह रही है
और कौवा जाके फसल काट लाया। अब कौवे आपस में लड़ रहे हैं। इन्हें यह सोचना चाहिए जो ये आंदोलन की भूमिका या जो इनका साथ निभाते हैं, देश इन्हें स्वीकार्य नहीं है। लेकिन जो जनादेश इनके समर्थन में खड़ा है सेकुलरिज्म के नाम पे, उसे कव्वों की तरह लड़के मत गवाइए। और कांग्रेस को इस पे संज्ञान लेना चाहिए। वरना तो हालात उस कव्वे की भी हो सकती है कि बाद में बाढ़ आ जाएगी और सारा बह जाएगा। एक सब्र का बांध भी टूटता है। तो देश की जनता ये नहीं चाहती। आज इसी कड़ी के अंदर एक चीज का और जिक्र करूंगा जी। एक मेघालय के कहना चाहिए कोई चरस पी के, गांजा पी के सीट पे बैठा था हाई कोर्ट के अंदर, उसने कह दिया देश 1947 में हिंदू हो जाना चाहिए था। तो ऐसी मानसिकता के लोग देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। किसने अधिकार दिया संवैधानिक पद पे बैठ के इस तरह के बयान दीजिए? चलिए ठीक है, कांग्रेस का बयान नहीं आना चाहिए उसके खिलाफ। मेघालय हाईकोर्ट के वो जज हैं, वो अपनी राय रख सकते हैं, ठीक है। नहीं, वो इतनी सम्मानित कुर्सी पर बैठे हुए कि हम क्या सवाल उठाएं। वैसे ये सभी को पता है कि मार्च 2019 में वो रिटायर होने वाले हैं। विपक्षी पार्टियों मार्च 2019 में वो जज साहब रिटायर होने वाले हैं। इससे पहले वो अपनी राय रखना चाहते हैं। संवैधानिक पद पे बैठकर किसी आदमी को देश के तोड़ने की इजाजत नहीं दी सकती, ऐसी टिप्पणी करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। ठीक है, ठीक है राधिका, लेकिन जो जंग इस वक्त हमें देखने को मिल रही है जयपुर में, भोपाल में, वो कहीं ना कहीं इमेज को खराब कर रही है कांग्रेस पार्टी की। वो भी तब जब 4 महीने बाद आपको लोकसभा चुनाव में जाना है। बात बड़ी होनी चाहिए, लेकिन यहां पर छोटी हो रही है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसी पर पेंच फंसा हुआ नजर आ रहा है। देखिए, जैसे मैं एक और बात बता दूं समीर जी, ठीक है, कुछ चैनल्स दिखा रहे हैं कि यहाँ पे कुछ ये हो रहा है, और वो काफी अनवेरिफाइड चीजें भी हैं कि इस किस बात पे झगड़ा हुआ। इतनी सारी भीड़ है आपस में, क्या पता किस बात के ऊपर आपस में कभी कभी धक्का लग जाता है, कुछ हो जाता है। हाँ। इतने सारे लोग हैं, हम भी कभी कितनी भीड़ में जाते हैं, कुछ भी बात हो सकती है। हाँ। तो ये पहले तो मैं मीडिया से, सब चैनलों से, आपसे नहीं कह रही, सब चैनलों से कहूंगी कि रिक्वेस्ट है कि जब तक आपके पास वेरीफाइड इंफॉर्मेशन ना हो, क्योंकि ये भी उसी तरीके की एक फेक न्यूज है जैसे व्हाट्सएप पे आमन बीजेपी चला नहीं, जो सामने दिख रहा है वो तो फेक नहीं है ना राधिका। किस रीजन से हुए हैं? लोग पोस्टर बैनर देखिए लेकर खड़े हुए हैं कि हम तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के सपोर्टर है, वही सीएम बनेंगे तभी हटेंगे। दूसरी तरफ सचिन पायलट के समर्थक खड़े हुए हैं। तो ये आप मानिए ओल्ड गार्ड्स वर्सेस जो न्यू गार्ड्स हैं, उनके बीच का मुकाबला एक देखने को मिल रहा है ना। देखिए, हर जने के सपोर्टर होते हैं और हर जना चाहता है कि हमारा लीडर जो है, हमारा जो नेता है वो बने। इसमें क्या है, उनके इमोशंस हैं। हर जने की अपनी प्रेफरेंसेस होती है, आपके भी अपनी प्रेफरेंसेस होंगी, जैदी भाई की भी अपनी प्रेफरेंस होंगी, सबकी अपनी प्रेफरेंस होती है। और चाहिए गिलहरी की भूमिका में हम तो गिलहरी की आंदोलन हम करते हैं, फसल हम जोतते हैं, खेत हम जोतते हैं, सब हम करते हैं। लेकिन ये जो कब्जे लड़ रहे हैं तकलीफ होती है, क्योंकि हमने इस जमीन को हमवार किया था, हमने तैयार मतलब कांग्रेस की जीत की जमीन आपने तैयार की थी, घर ले गए। नहीं, लेफ्ट पार्टियों ने तैयार की कांग्रेस की जीत की जमीन मध्य प्रदेश, राजस्थान में। क्या आंदोलन बताइए कौन था? मतलब आपने अपने आप को गिलहरी बता दिया, कांग्रेस को कौवा कह रहे हैं आप? मैं तो गिलहरी की भूमिका में हूं। अच्छा, सारी आंदोलन की भूमिका हम बांधेंगे, किसान आंदोलन हम करेंगे, दलित अच्छी बात है ना, फिर आपको गिलहरी रहना चाहिए, अल्पसंख्यकों की आवाज बनेंगे, बेरोजगारों की आवाज हम बनेंगे। लेकिन जब फसल पक जाती है, आ जाते हैं सेकुलरिज्म के नाम पे, उसके बाद में कब्बों की तरह लड़ते हैं। तो ये शर्म आती है इसी पार्टी को समर्थन देने में भी कि जो कब्बों की तरह लड़ रहा है। हम गिलहरी की भूमिका में, हम तो देख रहे हैं। ठीक है, एक मिनट जैदी भाई, कोई पार्टी के अंदर लड़ाई नहीं है, सब साथ है और एकजुट है, पहले भी थे। और मैं ये बात बता दूं, अगर ऐसे नतीजे आए हैं कि भाजपा 0 है, 0 आउट ऑफ 5, 2 स्टेट्स वहां पे भी नहीं आई है, तेलंगाना और मिजोरम में, और इधर 3 जगह भी नहीं आई है। और ये सिर्फ इसीलिए है कि कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता हो, चाहे हमारे लीडर हो, सब एकजुट होके एक परिवार की तरह चुनाव लड़े हैं। एक बहुत फेमस सेइंग है, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, और ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है। ठीक है, अभी फैसला हो रहा है, फैसला इस बात पे हो रहा है क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक ऐसा चेहरा मुख्यमंत्री के तौर पे देगी जो उस प्रदेश की जनता की डेवलपमेंट के लिए काम करेगा और उस प्रदेश की जनता को ना जात पे, ना पात पे, ना हिंदू ना मुसलमान पे डिवाइड करेगा। जो उन प्रदेशों की जनता को झेलना पड़ा, वहां पे किसानों का अधिकार मिलेगा, महिलाओं को उनका अधिकार मिलेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा। इसीलिए हर चीज समय से करी जाती है, जल्दबाजी किस चीज की है? ठीक है, ठीक है। सुनील साजन, आपको लगता है इसलिए भी टाइम लग रहा है क्योंकि 2019 बेहद करीब है, अब 4 महीने बचे हैं, इसलिए कोई ऐसा नेता चाहिए जो उस जंग में भी जिताऊ कैंडिडेट बन सके। तो इस वजह से भी दिक्कत हो रही है क्या मुखिया चुनने में दोनों राज्यों में? समीर जी, मुझको लग रहा है कि समीर भाई, क्योंकि ये चुनाव तो जीत गई है कांग्रेस, अब मुख्यमंत्रियों के चयन पर वो 2019 देख रही है
क्योंकि 18 तो जीत गई, अब 19 कैसे जीतेंगे, कौन सा चेहरा लाएं, किससे हमारा जातीय समीकरण बैठेगा, क्षेत्रीय समीकरण बैठेगा, वो शायद कांग्रेस देख रही, इसीलिए कांग्रेस को फैसला लेने में दिक्कत हो रही है। लेकिन मैं फिर कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि कांग्रेस अपना जो अंदरूनी मामला है उसको सड़क पर ना लाए, अंदरूनी मामले को तोड़फोड़ में ना तब्दील करे। उसको फैसला हो सकता है, उत्तर प्रदेश में भी फैसला कई दिनों तक बिना मुख्यमंत्री के उत्तर प्रदेश रहा, बिल्कुल 7 दिन, लेकिन महाराष्ट्र में ये 9 दिन फैसले पार्टी के हैं। तो अगर 9 दिन तो हमने आपने देखा है, लेकिन अगर खाली है तो उसमें कानून व्यवस्था नहीं बिगड़नी चाहिए। ये कांग्रेस समीर भाई 18 को छोड़ के अब अपना 19 समीकरण बना रही है, उसी में अपने नेताओं को समझाने में और मनाने में मुझको लगता देर हो रही है। हाँ, एक चीज मैं जीत 2018 की है, लेकिन नजर 2019 पर है, इसलिए वक्त लग रहा है। लेकिन जो अभी सड़कों पर होता हुआ नजर आ रहा है वो नहीं दिखना चाहिए, और इसके लिए मुझे लगता है कि जो कांग्रेस की लीडरशिप है उसको कोशिश करनी चाहिए। अशोक गहलोत हो, सचिन पायलट हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, सब अपने समर्थकों से अपील लगातार कर रहे हैं कि ऐसा कोई कदम ना उठाएं, लेकिन फिलहाल तो सड़कों पर हंगामा बरपा हुआ है, यह हकीकत है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, आखिर क्यों नहीं सिलेक्शन हो पा रहा है सीएम का, इसी सवाल के साथ वापस लौटते हैं कुछ और अपडेट्स के साथ। फौरन हो रहे हैं हाजिर, कहीं ना जाइए। मंथन में है बीजेपी, क्यों हुई हार, तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। शाइना एनसी भारतीय जनता पार्टी की स्पोक्स पर्सन थोड़ा लेट हो गई, आज हमें ज्वाइन कर चुकी हैं डिबेट को। शाइना, अभी जो हमें नजर आ रहा है, हम लगातार देख रहे हैं जयपुर हो, भोपाल हो, हर जगह हंगामा मचा हुआ है और सीएम कैंडिडेट अभी तक डिसाइड नहीं हो पाया है। क्या आपको लगता है इसकी वजह, कहां पर पेंच फंसा हुआ है, क्यों ऐसी तस्वीरें सामने आ रही? मुझे लगता है कि 2 चीज बोलना जरूरी है कि सबसे पहले तो 15 वर्ष बाद जब ऐसा एक मैंडेट हार जीत होती है तो आप देखेंगे कि 500,000 वोट से ही हम हारे हैं, तो ये एक डिसाइसिव मैंडेट नहीं है। अफसोस की बात यह है कि बहुत सारे लोग ने नोटा को भी चुना। इसके बावजूद जो कांग्रेस पार्टी जीत के आती है और 3 जगह सरकार बना रही है, और फिर ऐसे केओस और कंफ्यूजन सबके सामने, इसमें एक बहुत ही गंभीर और खराब संदेश जाता है। जहां आप लोगों के हाईवेज ब्लॉक कर रहे हैं, वहां आप अपने बयानबाजी कर रहे हैं। आपको लोगों ने चुना ताकि आप एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर ध्यान दें, और जो आप ऐसा केओस और सिर्फ एक घर और हाई कमांड के लिए इंतजार करने वाले हैं, तो मैं मानती हूं कि ये प्रजातंत्र लोकतंत्र के लिए आप एक सही संदेश नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आपका संदेश यही है कि सत्ता का लोभ मोह माया के लिए आप कोई भी हद तक जाएंगे और आपके नहीं। लेकिन शाइना जी ये आला कमान कल्चर से कौन सी पार्टी अपने आप को महदूद रख पाई है? सवाल तो यह भी है ना, अब आप खुद महाराष्ट्र में हैं, मुंबई में हैं, अब महाराष्ट्र की सरकार किस पार्टी की बनेगी ये तो तय हो गया था, लेकिन 9 दिन लग गए देवेंद्र फडणवीस का नाम घोषित करने में, तो वहां पर भी तो आला कमान से ही तय हो रहा था ना कि कौन बनेगा, किसके सिर सहरा बंधे। लेकिन कोई वायलेंस नहीं था। हमारे पार्टी में डिसिप्लिन है, सभी ने स्वीकार किया, सभी ने स्वागत किया, और जो आप इसकी तुलना उसके साथ करना चाहते हैं तो मैं मानती हूं कि गलत होगा, क्योंकि कोई कंफ्यूजन नहीं था, कोई आंदोलन नहीं था, कोई हाईवे ब्लॉकिंग नहीं था, कोई ट्रक का टायर बर्स्ट करना नहीं था। जो आपको लगता है कि ये कोई भी राजनीतिक दल को शोभा देता है, तो मैं आपको बता दूं कि 2019 में लोग बहुत ही सोच समझ के वैसे भी वोट करने वाले हैं। अफसोस की बात यह है कि जहां हमने 500 और 1000 वोट से बहुत सारे कंस्टिट्यूंसीज में हम हारे, वहां वोटिंग जो पोल एक्चुअली हुआ, वो पोलिंग नंबर्स आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 पे है, कांग्रेस नंबर 2 पे है। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि नहीं, बहुत सारी बातें ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली तो यही है, जो जीता वही सिकंदर, यही तो आपकी पार्टी भी कहती थी। हर राज्यों में जीत के बाद आपकी पार्टी भी यही कहती ना, जो जीता वही सिकंदर, जो जीत गया असल में तो सरकार उसी पार्टी की बनने जा रही है। तो आपको क्या लगता है, कुल 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए और 5-0 से बीजेपी हारी, तो उसकी सबसे बड़ी वजह क्या रही? क्यों लोगों का भरोसा जो है वो बीजेपी से डगमगा रहा है? वो भी अब तो बहुत जो वक्त है वो तो बहुत ही क्रूशियल है।
2019 से ठीक पहले ये सेमीफाइनल था। करो, आपने सही सवाल उठाया और मैं इस सवाल का जवाब भी देना चाहती हूँ। 15 साल कोई भी प्रदेश में ये इन इटसेल्फ जीत है। इस जीत के बावजूद जो आपको लगता है कि वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है, तो मैं मानती हूं कि आप प्लीज विश्लेषण कीजिए कौन से ऐसे कंस्टिट्यूंसीज थे, कौन से जगह पे हार जीत हुई, कौन से जगह पे नोटा का इस्तेमाल किया गया। और मैं जरूर कहूंगी कि स्वाभाविक है कि एक लोकतंत्र प्रजातंत्र में जो लोगों को लगता है, जैसे कि छत्तीसगढ़ में रमन सिंह जी ने इतना अच्छा काम किया, उसके बावजूद जो लोगों को लगता है कि नहीं बदलाव की आवश्यकता है, तो हम स्वीकार करते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में आप देखें कि 5 सीट में कोई हार या जीत, और वो भी 15 साल बाद, क्या ये बड़ी बात नहीं है? और राजस्थान में जहां हर 5 साल सरकार बदलती है, वहां आप देखिए कि कौन से गैप्स थे। और मैं सिर्फ ये कह रही हूं कि कोई भी पार्टी हो, हमारा हो, कोई अलग संगठन हो, डिसिप्लिन और डिसिप्लिन काडर में मस्ट है। क्योंकि आप जो ऐसे चलाने वाले हैं कि हमें कंफ्यूजन है, इनको बनाना है या उनको बनाना है, और क्यों बनाना है और क्यों नहीं बनाना है, और इसमें लोगों को आप इनकन्वीनियंस करते हैं, हाईवेज बर्न करते हैं, ट्रक के टायर्स बर्स्ट करें, तो मुझे नहीं लगता है कि ये लोकतंत्र। ठीक है। राधिका खेरा कांग्रेस पार्टी से हैं, शायना हमारे साथ। राधिका, कुल मिलाकर शायना ये कह रही है कि भाई डिसिप्लिन का जहां तक सवाल है उसकी साफ कमी नजर आ रही है, और बीजेपी से सीख लेना चाहिए थोड़ा सा कि कैसे डिसिप्लिन में रखा जाता है अपने वर्कर्स को, कार्यकर्ताओं को। वो तो नजर नहीं आ रहा ना यहाँ पर जयपुर में, भोपाल में। देखिए, जैसे मैंने पहले भी बताया, क्योंकि शायना जी लेट आई तो उन्होंने सुना नहीं। साफ मैंने पहले भी कहा, ठीक है इमोशनल आउटबर्स्ट हो रहा है कार्यकर्ताओं का, पर ये जरूरी नहीं है, जैसे हमारे और साथियों ने भी बताया, कि वो कांग्रेस के ही कार्यकर्ता हो, और किस रीजन से हो रहा है, क्या हो रहा है। कई तो फेक न्यूज भी स्प्रेड हो रही है कि किस रीजन से क्या हो रहा है। तो हम तो अपने कार्यकर्ताओं को बार बार ये कह रहे हैं, हमारे लीडर्स खुद जाके कह रहे हैं कि आप थोड़ा एहतियात बरतिए। लेकिन शायना जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही, जैसा उन्होंने कहा कि इतने वोट कम पड़े। शायना जी, जीत 1 रन से हो तो भी जीत होती है, जीत 40 रन से हो तो भी जीत होती है, जीत 1 वोट से हो तो वो भी जीत होती है। अब सच्चाई ये है, 5 सालों तक इन 5 राज्यों में आपकी सरकार नहीं है। आप लोग जितना ध्यान वोट शेयर और वोट परसेंटेज पे दे रहे हैं, अगर आप लोगों ने उतना ध्यान जनता की बात सुनने में लगाया होता, किसान की बात सुनने में लगाया होता, युवा बेरोजगार है उसकी बात सुनने में लगाया होता, तो शायद आज आप 5-0 से नहीं हारते। सच्चाई ये है, प्रदेश की जनता, इन 5 प्रदेश की जनता जितनी तरीके से प्रताड़ित थी, 15 साल मौका दिया, बिल्कुल दिया दोनों राज्यों में 15 साल, पर 15 साल में अगर रमन सिंह जी ने इतना अच्छा काम किया होता तो इस तरीके से उनकी हार नहीं होती। 15 साल अगर शिवराज सिंह चौहान जी ने कितना काम किया होता तो कांग्रेस की सीटें दुगनी नहीं हुई होती। उनकी कम हुई है, चाहे जितने वोट से कम हुई। लेकिन 4000 वोटों का फासला है, तकरीबन 4000 वोटों का फासला। 4000 वोट बीजेपी को ज्यादा पड़ते तो शिवराज की सरकार वापस आ जाती। ये नहीं पड़े ना, मेरी चाची की पूछे होती तो वो प्रधानमंत्री होती। इसमें क्या है कि ये होता वो होता, तो ये बात नहीं है। सच्चाई ये है कि कांग्रेस की सरकार बनी है, और आप चिंता मत करिए। जो शायना जी, जो भाजपा वाले चिंता कर रहे हैं कि हम लोग कैसे करेंगे, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, हम 7 दिन और 9 दिन नहीं लगाते कि एक आदमी सिक्योरिटी लेके मुख्यमंत्री बनने की तैयारी करता है और दूसरा एक अजय सिंह बिश नाम के नामक इंसान आ जाते हैं और मुख्यमंत्री आ जाते हैं। कौन चुनता है आपकी पार्टी में? मैं तो दावे से योगी आदित्यनाथ के नाम से जानते हैं आप, बार-बार अजय सिंह बिश। योगी नहीं कहूंगी मैं, उनको योगी नहीं कहूंगी। जो भगवान की जाति पूछते हैं और यही नहीं जानते, हनुमान चालीसा भी नहीं जानते, उनको तो योगी कहलाने का कोई हक ही नहीं है। जिनके प्रदेश में जो जात और पात के नाम पे लोगों को बांटते हैं वो योगी नहीं होते। हिंदू धर्म का अपमान करना होगा ये। लेकिन सच्चाई की बात यह है कि हमारी पार्टी में हमारे कार्यकर्ता की उतनी पूछ है, हम हिम्मत रखते हैं और हम उनको साथ लेकर चलते हैं, उनसे पूछते हैं। क्या भाजपा में इनसे पूछेंगे इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कि आपको कौन लगता है महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री कौन होना होगा? नहीं, हम अपने कार्यकर्ता से पूछते हैं जिन्होंने बूथ में काम किया। हम अपने एमएलए से उसके बाद पूछेंगे कि आप चुनिए उन लोगों में से, और फिर बैठ। लेकिन कार्यकर्ताओं से पूछने के बाद फैसला नहीं हो पा रहा ना रावत साहब। होगा, समय लगता है। रावत साहब, ये भगवान की जाति बताना, हनुमान जी की जाति बताना महंगा पड़ा क्या? हालांकि योगी आदित्यनाथ ने सफाई दी है आज। नहीं, बिल्कुल नहीं, हमने जाति तो ऐसा कुछ नहीं है। इन राज्यों में हार के बाद सफाई ऐसा बिल्कुल नहीं, लेट नहीं, मैंने कहा बिल्कुल महंगा नहीं पड़ा। कहते हैं ना कि बस ये कांग्रेस वाले जितने भी प्रवक्ता थे चुपचाप बैठे थे और ये बहस में भी नहीं आते थे।
इनको डर लगता था। सिर्फ ये इस इंतजार में थे कि भारतीय जनता पार्टी भगवान राम के ऊपर, हिंदुत्व के ऊपर गलती करेगी और हम उसको कैश करेंगे। और राहुल गांधी ने जनेऊ पहन लिया, जा करके जो हिंदू थोड़े नाराज थे, कुछ नोटा में चले गए और कुछ इधर कन्वर्ट हो गए और बस कांग्रेस आ गई। कांग्रेस की कोई मेहनत नहीं है, 4.5 सालों में कोई इनका आंदोलन नहीं, कोई महंगाई के खिलाफ आंदोलन नहीं, कोई बेरोजगारी के खिलाफ आंदोलन नहीं, कुछ भी किसानों के लिए कुछ नहीं किया, बस चुपचाप बैठे रहे। और वही गलती हुई हाईकमान से। और अगर इसको अभी सुधार लेते हैं जी, इस समय पर अगर मंदिर के मुद्दे को अगर लेके आते हैं, कुछ उसके लिए करते हैं, या कोई धारा 370 पे करते हैं, या हिंदुत्व के लिए कुछ करते हैं, तो अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी दोबारा से आ सकती है। अभी कोई बहुत बड़ा मार्जिन नहीं है, अभी बहुत संघर्ष करना पड़ेगा कांग्रेस को फाइट में आने के लिए, अभी फाइट में नहीं है। ठीक है, इसलिए आप बजरंग बली, हजरत अली, इनकी बात करते हैं तो ये तो छोटी बातें हैं। परसेंटेज बार बार बताया जा रहा है। तो ये 2000 ये नतीजे जो आए हैं 5 राज्यों के, ये 2019 में कांग्रेस की, आप लोगों की दावेदारी मजबूत करते हैं या नहीं करते? समीर भाई, मैं इतिहास में नहीं जाता, लेकिन गुजरात के चुनाव के अंदर नोटा देखिए कितने लोगों ने दबाया था। त्रिपुरा का चुनाव हमें 50,000 वोट ज्यादा मिले थे, बीजेपी को 50,000 वोट हमसे कम मिले थे, लेकिन हम हार गए। हार होती है, मसला यहां नहीं है। वर्तमान में आता हूं, जनता ने उस सरकार को बदला है जिसके शासन प्रशासन के अंदर गोबर की कीमत कोहिनूर हीरे के बराबर हो गई थी, उसे बदला है। जनता ने उस सरकार को बदला है, उस सरकार के खिलाफ चुनाव जिताया है जिस सरकार के अंदर दंगाइयों को सम्मानित किया जाता, महिमा मंडित किया जाता था। तो दंगाइयों का स्थान अगर कांग्रेस के अंदर भी वही है और इस पर लगाम नहीं लगाई जा रही, तो सवाल कांग्रेस से ही हम पूछेंगे, क्योंकि हम गिलहरी की भूमिका में हम नहीं चाहते कि हम पे कल को यह क्रिटिसिज्म किया जाए कि आप भी उन दंगाइयों के साथ खड़े हैं जो राजस्थान और मध्य प्रदेश चला रहे थे। तो ये कांग्रेस को सोचना चाहिए, उन्होंने क्या काम किया क्या नहीं किया उसकी आलोचना मत जाइए, यही काम बीजेपी कर रही है। साहब, हमें ये मिला, वोट परसेंटेज मिला, सोचना कांग्रेस को है। कांग्रेस को जो वोट मिला है इस समय किसानों की समस्या के लिए मिला है, बेरोजगारों के लिए मिला है, दलितों के सम्मान के लिए मिला है, अल्पसंख्यकों की आवाज। तो 4 महीने में ऐसा क्या कांग्रेस पार्टी इन राज्यों में कर देगी जिससे आपको लग रहा है कि दावेदारी मजबूत हो जाएगी? दावेदारी उम्मीदें तो बताइए अपनी। नियत होनी चाहिए ना। नियत होती तो काम होता हुआ नजर आता है। लेकिन दंगाइयों का कोई स्थान नहीं होना चाहिए जो ये दंगाई कर रहे हैं। जनता ने वोट दिया है, किसी आंदोलन में ये नजर नहीं आए, चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए सड़कों पे दंगा करेंगे, कैसे समर्थन किया जा सकता है? वेस्ट बंगाल में दंगे नहीं होते जयदी साहब, सरकार ने दंगाइयों का वेस्ट बंगाल में दंगे नहीं हुए क्या? ने नकार दिया, नहीं चाहिए ऐसी सरकार। तो इसे कांग्रेस को सोचना है। ठीक है, वेस्ट बंगाल में दंगे नहीं होते क्या? केरल में दंगे नहीं होते क्या? त्रिपुरा में दंगे नहीं हो रहे क्या? आसाम में दंगे नहीं हो रहे क्या? जहां कम्युनिस्टों की सरकार है वहां दंगे नहीं हो रहे क्या? खुलेआम हनुमान, बजरंग बली और अली के नाम पर लोगों को बांटने की कोशिश करेंगे तो वो चलेगा नहीं। आप देख लीजिए, सबसे ज्यादा राजस्थान में योगी आदित्यनाथ की रैलियां हुई, नरेंद्र मोदी से भी ज्यादा, लेकिन नतीजा सिफर रहा उसका। तो इस तरह की नकारात्मक राजनीति को जनता नकार रही है। सोनिया गांधी ने भी कहा अपने स्टेटमेंट में कि नेगेटिव पॉलिटिक्स की बीजेपी ने, जिसको हरा दिया देश की जनता ने। समीर भाई, आप भूल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के असेंबली इलेक्शंस में जात पात धर्म के आधार पर किसी ने वोट नहीं दिया। मुसलमान हो या दलित हो, सभी ने भारतीय जनता पार्टी को क्यों चुना? क्योंकि हम एक स्थिर सरकार के साथ नेतृत्व और एक प्रगतिशील सरकार दे रहे थे। यहाँ आपने जिस ढंग से विश्लेषण किया है, वोट बैंक की राजनीति कौन से पार्टी ने किया, 60 साल कैसे किया, वो हम सब जानते हैं। जो हिंदुत्व का मतलब है जस्टिस टू ऑल एंड अपीजमेंट टू नन, क्या आप मानते हैं कि ये एक कम्युनल पॉलिटिक्स है? या आपको लगता है कि 40 साल बाद जब कोई जग के उठ के मंदिर का दर्शन करते जाएं और मंदिर के भाव को अपनाएं, क्या ये पॉलिटिकल पॉस्चरिंग नहीं है? ये जो नहीं, अली और बजरंग बली के नाम पर बांटना आपके हिसाब से कम्युनल पॉलिटिक्स नहीं है? 21वीं सदी ये होना चाहिए, अच्छा ट्रेंड है ये। देखिए, राम मंदिर जो है एक भावना का मुद्दा है। नहीं, राम मंदिर की बात ही नहीं की मैंने। सब इसके बारे में नहीं, मैं सिर्फ आपको बताऊंगी, इसको एक राजनीतिक मुद्दा मत बनाइए। जो मैं सिर्फ कहना चाहती हूँ कि आज 21वीं सदी में जनता क्या चाहती है? जनता चाहती है परफॉर्मेंस। साइना जी, ये राजनीतिक मुद्दा भी है और धार्मिक मुद्दा भी है।
भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक मुद्दा, आप इससे हटोगे तो फिर आपको नुकसान होगा। मैं बार बार भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को यही कह रहा हूं कि आप हिंदुत्व से जब भी हटोगे, आप धर्मनिरपेक्षता में आओगे, तभी भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होता है। आप हिंदुत्व को मत छोड़िए, आप राम मंदिर को मत छोड़िए, क्योंकि हिंदुओं ने आपको फुल संविधान को जंतर मंतर पे ये मत बोलिए कि नहीं। शायना जी मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। ये जो राजस्थान में और मध्य प्रदेश में कई जगहों पर जाकर अली और बजरंग बली के नाम पर सबक आपको ये बता रहे हैं कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये नहीं चलेगा। वोट मिले भारतीय जनता कांग्रेस को अली मुबारक, हमारे लिए बजरंग बली काफी है। देखिए, अगर आप खुद ही से अलग कर देंगी कि भाई इस जाति के लोग, इस धर्म के लोग आपको वोट ना दें, चलेगा, तो फिर दिक्कत तो हो जाएगी ना। आप विश्लेषण कर रहे हैं तो थोड़ा उत्तर प्रदेश के ऊपर भी नजर दीजिए कि कितने तादाद में मुसलमान और दलित ने वोट किया भारतीय जनता पार्टी को, कितने तादाद में युवाओं और महिलाओं ने वोट किया, और उन्हीं मुसलमानों को आपने ये कहकर अलग कर दिया के आधार पे देखते कि नहीं कांग्रेस को अली मुबारक। देखना चाहिए कि आज जो सबका साथ सबका विकास एक टैगलाइन इतना पॉपुलर हुआ है, तो वो किस वजह से हुआ है? वो इतना पॉपुलर हुआ कि जिनका साथ किया वो भाग गए पैसा ले लेके, देश और किसान आत्महत्या करने पे मजबूर हो गया। उज्ज्वला योजना या पेंशन स्कीम, इंश्योरेंस, समीर जी, सुनील साजन, सबका जवाब है सबका साथ सबका विकास। बैंकिंग ये जात पात धर्म के आधार पे नहीं होता है। देखिए समीर भाई, ये भारतीय जनता पार्टी की यही होशियारी है। भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है, जैसे देश के प्रधानमंत्री जी चाहते हैं हम पॉपुलर कैसे हो जाएं, देश भाड़ में जाए, देश कहां जा रहा उससे मतलब नहीं। अब इनके पास एक पॉपुलर नारा नहीं है, सबका साथ सबका विकास, गंगा मैया ने बुलाया है, स्मार्ट सिटी बनाएंगे, मां बहन बेटियों को सुरक्षा देंगे, किसानों का कर्जा माफ करेंगे, अच्छे दिन आने वाले हैं, 15 लाख रुपए मिलने वाला है। ये केवल पॉपुलर होने के लिए केवल भारतीय जनता पार्टी करती है, लेकिन काम बिल्कुल इसका उल्टा करती है। जैसे साइना जी ने कहा कि लोकतंत्र खतरे में है। अरे लोकतंत्र आपको महाराष्ट्र में नहीं दिखा जब मुख्यमंत्री बनाना था, उत्तर प्रदेश में नहीं दिखा जब मुख्यमंत्री बनाना था, और आप आंकड़ों से आप कह रहे हैं लोकतंत्र को खारिज कर रहे हैं। जो जनता ने जनादेश दिया उसको आंकड़े में समझा रहे हैं। आप कह रही हैं कि नोटा अगर हमको मिल गया होता तो हम सरकार बना लेते। समीर जी, कौन सी गारंटी है कि वो जो नोटा में गए हैं लोग, वो अगर कांग्रेस में चले गए होते तब? तो ये एक चीज। अच्छा, आपने इन्होंने एक बात और कही कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को से सीखना चाहिए। मैं अनुरोध करूंगा कि कोई भी देश का पॉलिटिकल पार्टी का कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से ना सीखे। अगर इनसे सीख लेगा तो जानते हैं क्या होगा? बुलंदशहर आपको जगह जगह दिखाई देगा। यही थे ना बजरंग दल, यही विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी। आप किस दिशा में देश को ले जाना चाहते हैं, किस दिशा में? और आप जिस तरीके से जाति की बात भगवान की बताएंगे, मैं केवल एक चीज जानना चाहता हूं। आपकी डिबेट में धर्मगुरु भी बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता भी हैं। हमको केवल, मैं लगातार पूछ रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को कौन सा दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ है? मतलब तुलसीदास जी के बाद उन्हीं को डायरेक्ट प्राप्त हुआ कि वो जात बता रहे हैं? और अगर जात बता भी रहे हैं तो मैं कह रहा हूं कि भगवान राम किस जाति के थे और रावण किस जाति का था? अगर रावण की जाति हमको पता लग जाएगा तो हमको ये पता लग जाएगा कि राक्षस वाली जाति कौन सी है। झूठा प्रचार कर रहे हैं लोग। मैंने कभी नहीं कहा, कभी नहीं जाति बताई बजरंग बली की। आज उन्होंने ये कहा हार के बाद। जब समीर भाई, जब जनता का डंडा चलता है ना तो अच्छे ठीक हो जाते हैं। ये जनता का डंडा चला है और ये गुस्सा है। ये जो पॉपुलर नारे हैं ना, नारों के खिलाफ गुस्सा है। अच्छे दिन आने वाले हैं, काला धन आने वाला है, सबका साथ सबका विकास। समीर भाई, ये 5 राज्यों के चुनाव, अभी ये गुस्सा शांत नहीं हुआ। पूरे देश में गुस्सा है, देश का किसान, नौजवान, बेरोजगार। और मैं फिर कह रहा हूं आपकी डिबेट में,
कोई भी सरकार पिछड़े दलितों, मुसलमानों, किसानों और बेरोजगार नौजवानों को अपमानित करके सत्ता में रह नहीं सकती, वो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो। ठीक है, ठीक है। SC/ST एक्ट के जरिए प्रोफेसर देवराज सिंह साधने की कोशिश तो SC/ST वोट बैंक को ही की सरकार ने। बड़ा कदम उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटा गया, लेकिन क्या दोनों तरफ से मामला जो है वो डाउन हो गया क्या बीजेपी का? ना वो SC/ST वोट बैंक जो है वो बीजेपी की तरफ कन्वर्ट हो पाया, सवर्ण और नाराज हो गए। ये इसका नतीजा है क्या? ये देखिए, एक अगर देखा जाए तो वोट बैंक के आधार पर SC/ST जो वोट है, हाँ, उसकी तरफ हर पार्टी देखती है। हाँ, और पिछले सालों से जो BSP और बीजेपी की मैं यहाँ पर कंपैरेटिव स्टडी बता रहा हूँ। हाँ, बीजेपी कोशिश कर रही है कि वो दलित के वोट को ले, इसीलिए दलित पर उसका चाहे डॉक्टर अंबेडकर हो, चाहे उनका और जो बहुत सारी जो पॉलिसीज हो या SC/ST एक्ट हो, उनको अपनी तरफ आकर्षित करने का वो काम कर रही है। इसीलिए सवर्ण जो कोर वोटर माना जाता था वोट छिटक रहा है बीजेपी से। देखिए, वो वोट छटक रहा है, क्या हो रहा है, कितना छटक रहा है, मैंने पहले ही कहा कि वो जो वोट बैंक है वो कुछ परसेंट है, वो बीजेपी जानती होगी कितना है, उसे कैसे बैलेंस किया जा सकता है। लेकिन एक बड़ा जो चंक वोट बैंक है उसे कैसे विश्वास में लिया जाए, और BSP इसको भूल रही है, वो सवर्ण की तरफ चली गई है। सर्वजन की बात पर पहले वो दलित की बात करती थी, अब वो सर्वजन पर आ गई है। बीजेपी क्या कर रही है कि वो दलित की तरफ जा रही है, तो दलित को उधर खींचने की कोशिश में, इसलिए उसे विश्वास है, इसलिए उसने कोर्ट के जजमेंट, जो कोर्ट ने जो डिसीजन दिया SC/ST एक्ट पर, उसे भी उन्होंने पार्लियामेंट में बदला और सभी पार्टियों ने उसको समर्थन किया। ऐसा नहीं कि कांग्रेस ने उसका विरोध किया। कोई भी पार्टी ऐसी नहीं थी पार्लियामेंट में जो SC/ST एक्ट के विरोध में थी। अब बाहर कुछ भी बोले पार्टियां, लेकिन उस समय सारी पार्टियों ने समर्थन दिया है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो इस विश्वास को जीतने की कोशिश है। तो एक बार, क्योंकि अभी दलित वोट बैंक की जो स्थिति है वो किसी के साथ नहीं है, अभी वो बीच में है, तो उसे कौन अपने विश्वास में ले लेगा? दलित को जरूरत है रोजी रोटी की, दलित को जरूरत है सम्मान की, तो ये कौन सी पार्टी उसको प्रोवाइड करेगी? यूपी में SP BSP साथ आ रहे हैं, ये तो लगभग अब तय है पूरी तरह से, तो वो एक मजबूत दावेदारी हो रही है क्या? एक बड़ा खतरा बीजेपी के लिए बन रहा है क्या ये गठबंधन? अमित शाह खुद कह रहे थे कि भाई बाकी राज्यों में तो कोई असर होने वाला नहीं है, लेकिन यूपी में SP BSP अगर साथ आते हैं तो वो एक बड़ी चुनौती हमारे लिए होगी। देखिए, यही है, ये बात निश्चित है कि SP और BSP अगर यूपी में एक साथ आते हैं, हाँ, तो फिर तीसरा जो विकल्प है वो बहुत बंद हो जाता है किसी भी पार्टी का। तो लेकिन कांग्रेस के साथ यूपी में ऐसा नहीं है। कांग्रेस किसी भी पार्टी के साथ कर ले, वो पार्टी नहीं आ रही है। लेकिन BSP और समाजवादी पार्टी अगर आती हैं तो उनकी स्थिति बहुत मजबूत है, क्योंकि 2019 में खेल बिगाड़ सकते हैं दोनों मिलकर। 25 साल से 30 साल से वोट परसेंटेज देख लीजिए। कांग्रेस वहीं पर स्थिर आके रह चुकी है। 7 से लेकर 7-8% के वोट परसेंटेज पर उसका जाता है। तो इससे कोई किसी भी पार्टी का कोई भला नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट नहीं बना भाई। ठीक है राधिका, आपको लगता है ये SP BSP की बात बार-बार हो रही है, SP BSP के साथ आप लोगों ने गठबंधन कर लिया होता तो आज ये हालत नहीं होती। आज शायना जी आपसे ये नहीं कह पाती कि भाई 4000 वोट ही तो ज्यादा पाए, 4000 वोट कम होते तो हमारा मुख्यमंत्री बनता। समीर जी, कांग्रेस पार्टी ने कभी भी गठबंधन करने से इनकार नहीं किया। हमारे तब भी दरवाजे उनके लिए खुले थे। कहां कर पाए आप लोग गठबंधन? बोल रही हूँ ना, हमारे दरवाजे तब भी उनके लिए खुले थे। कुछ बातें थी जिसपे नहीं हम लोग कंसेंसस पे आ पाए, शायद उन लोगों को वो बातें मंजूर नहीं थी, लेकिन अब तो उन्होंने खुले तौर पे हमारे को अपना सपोर्ट दे दिया। हर स्टेट में, चाहे वो स्टेट का चुनाव हो चाहे नेशनल चुनाव हो, हर का चीजें डिफरेंट होती है। कभी आप प्री पोल अलायंस करते हैं, कभी आप पोस्ट पोल अलायंस करते हैं। मेन मकसद जो होता है वो होता है जनता के डेवलपमेंट, जनता को वो सहूलियतें मिले जो हमने उनको वादा किया है। तो 2019 में भी यही होगा क्या? यूपी में SP BSP RLD मिलकर आपस में लड़ लेंगे और उसके बाद में पोस्ट पोल अलायंस होगा, बाद में सपोर्ट करेंगे? कहा कि स्टेट का चुनाव अलग होता है, नेशनल चुनाव अलग होता है, लेकिन सुनील साजन हाथ उठा रहे हैं, कुछ ऐड करना चाहते हैं। सुनील साजन, फिर यही होगा क्या जो मैंने अभी कहा? नहीं समीर भाई, मैं जो कहना चाह रहा था वो आपने कह दिया कि ठीक है, हम सब लोग मिल करके भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं, लेकिन मुझको लगता है कि हमारा बसपा का और राष्ट्रीय लोक दल का अगर गठबंधन होता है
तो हम लोग अकेले ही उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें जीतने में सक्षम हैं। बस यही कहना था। रावत साहब एक कमेंट छोटा सा। बिल्कुल नहीं, ये आपकी कल्पना है। एसपी बीएसपी आरएलडी ये मिलकर मैं ये कहना चाहता हूं कि जो बीजेपी को हराने में सक्षम हो जाएंगे। जी जातिगत समीकरणों को देखते हुए बताइए। देखिए मैं बता देता हूं, इनके हसीन सपने हैं, ये हसीन सपने हैं। अच्छा। अभी भारतीय जनता पार्टी अपनी हार को एनालिसिस कर रही है। अगर मंदिर निर्माण का रास्ता निकल जाता है तो ये फिर सारे के सारे धूल चाट देंगे। आप पिछड़े और दलितों को एक साथ आने के बावजूद भी सोच रहे हैं हसीन सपने हैं, मुद्दा लेके आ जाते हैं। अरे देश के प्रधानमंत्री जी अगर उत्तर प्रदेश में लड़ेंगे तो उनको भी हरा करके भेजेंगे, उनको भी हरा करके भेजेंगे। और ये कुछ नहीं कर सकते। और मैं तो कह रहा हूँ कि आप जरूर कहिएगा प्रधानमंत्री जी से जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से लड़ें। बदल रही है। चाइना एनसी हिंदू वोटर है या फिर जितनी हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो खुलकर डिमांड कर रही हैं कि भाई पहले मंदिर फिर सरकार। आपकी सहयोगी शिवसेना भी यही डिमांड कर रही है। तो इसके कुछ आसार हैं या इस बार भी वादों से काम चलेगा सिर्फ? आप ये भी तो हाईलाइट कीजिए कि बहुत सारे शिया समर्थक भी हैं, मुसलमान भी हैं जो मंदिर चाहते हैं। यहाँ मुद्दा मंदिर मस्जिद का नहीं है, मुद्दा है कि आज जो हम 21वीं सदी में राजनीति कर रहे हैं तो किस आधार पे युवाओं को कैसे आकर्षित करना है, महिलाओं को कैसे, और सिर्फ वोट बैंक के नजर से जात पात धर्म के आधार मंदिर मस्जिद मुद्दा है ही नहीं। चलिए अच्छे जुमले बोलते जाएं और ऐसे कोई जुमले ले आए जो पॉपुलर हो जाए। आस्था का मुद्दा मंदिर मस्जिद कोई मुद्दा है नहीं, जबरदस्ती आप लोगों ने मुद्दा बनाया हुआ है। उसका फैसला हो जाएगा अदालत से। जल्दी के जवाब में मैं भी शिया हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि चाइना ने चांद और सूरज बना लिया, मेरा देश भी चांद और सूरज बना, लेकिन ये पूरे देश को मंदिर मस्जिद में इटकाना चाहते हैं। ठीक है, एक चीज और कहूंगा, रावण मनुवादी था, हनुमान राम मंदिर बनने के बाद हम भी वही बना देंगे। चाइना जी राम मंदिर आपकी पार्टी का मुद्दा नहीं है क्या? ये भाजपा का स्टैंड और लाइन है। आप कैटेगोरिकली ये बोल के जा रही है आज समीर जी की शो पे कि राम मंदिर भाजपा का मुद्दा नहीं है। 2019 का चुनाव आप लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता, राम मंदिर बने ना बने, आप लोगों को कैसे यंगस्टर्स को लुभाना है। छोटा सा कमेंट जल्दी से शायना जी। सायना जी ने ये नहीं बोला। शायना जी को जवाब देने दीजिए रावत जी, अभी तो आप शायना जी जल्दी से बोलिए। चलिए, लगता है शायना जी इस पर रिएक्ट नहीं करना चाहती। जो उन्होंने बोला वो बोल दिया और मुझे लगता है यही होना ही चाहिए। मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान के नाम पर पॉलिटिक्स थोड़ी होनी चाहिए। इस पर ये कोई चुनाव जीतने वाले मुद्दे थोड़ी है। चुनावी मुद्दे हो कैसे सकते हैं? आज का 2018 का भारत तो यही कहना चाहता है राजनीतिक दलों से। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। फिर होगी मुलाकात एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शब बखैर।